आज की कहानी उन चार दोस्तों के बारे में है जो कि मिलकर जंगल में जाते हैं। उन्होंने प्लान ये बना रखा था कि वो लोग वहां पर जाकर कैंपिंग करेंगे, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये कैंपिंग ट्रिप जो उनका होने वाला है ये उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। लेकिन आखिरकार ऐसा उनके साथ क्या हुआ, इन्हीं सारी चीजों को आज हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि ये केस आज तक अनसॉल्व है। काफी सारे अंदाजे लगाए गए कि वहां पर ऐसा कुछ हुआ होगा या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा, और उन सारी ही चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बताने भी वाला हूं। और इस पूरे ही केस को ध्यान से सुन लेने के बाद और जो पुलिस वालों ने बाद में इस केस के ऊपर अंदाजे लगाए थे उन्हें देख लेने के बाद हो सके तो आप लोग खुद ही इस केस के बारे में मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन वहां पर क्या हुआ था, कहां पर वो लोग चले गए थे, इन सारी ही चीजों के बारे में डिटेल से बातें करें उससे पहले दोस्तों मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यहाँ पर आने वाले नए नए मिस्टीरियस सोल्ड अनसोल्ड केसेस आप लोगों के पास टाइम से पहुंच पाए। और अगली वीडियो में शाउट आउट पाने के लिए वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी की आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। ये कहानी शुरू होती है 4 जून 1960 को, जब दोपहर का टाइम था और एक 15 साल की लड़की मेला यार्कलैंड जंगल में एक जगह पर खड़ी हुई थी। इसके साथ इस टाइम इसका बॉयफ्रेंड 18 साल का नेल गिस्टीफन भी मौजूद था। वो अपनी बाइक पर बैठा हुआ था और ये दोनों ही वहां पर बैठकर अपने और दोस्तों की वेट कर रहे थे। कुछ ही देर बाद इनके वो बचे हुए बाकी दो दोस्त भी इनके पास आ पहुंचते हैं जिनका नाम सेपो और एजा था। ये दोनों भी यहाँ पर बाइक पर आए थे और जैसे ही सेपो यहाँ पर आता है तो वो एक स्टंट मारते हुए अपनी बाइक को घुमाकर मेला के पास ले जाकर खड़ा कर देता है। और मेला इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि कितना अच्छा इसने यहाँ पर स्टंट मारा है। तो वो उसी की बाइक की इस टाइम तारीफ करने लग जाती है कि तुम्हारी बाइक काफी ज्यादा अच्छी है। और बात अगर नेल की बाइक की जाए तो वो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, तुम्हारी बाइक काफी ज्यादा सुंदर है देखने में भी और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और इसी तरह की वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। और ये बातें कर लेने के बाद सैपो ने और मेला ने नेल की तरफ देखा, लेकिन नेल ने कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया। वो सिंपली वहां पर खड़ा हुआ था, एक प्यारी सी स्माइल वो उन्हें देता है और उसके बाद ये बात कहता है कि अगर तुम्हारी आपस की बातचीत हो चुकी हो तो हम लोग अपने टूर पर निकल पड़े। क्योंकि वो लोग यहाँ पर मौजूद एक झील पर आए थे जो कि पूरे तरीके से चारों तरफ से जंगल से घिरी हुई थी। लेकिन इस झील पर पहुंचने से पहले उन लोगों ने ये चीज देखी कि यहाँ पास में ही एक दुकान मौजूद है, तो हम लोगों को वहां पर उस दुकान पर जाकर थोड़ा खाने पीने का सामान ले लेना चाहिए। उसके बाद हम अपने कैंपिंग को काफी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। जिसके तौर पर वो लोग उसी दुकान पर जा पहुंचते हैं। दुकान पर जाने के बाद जो मेला थी सबसे पहले नीचे उतरकर उस दुकान पर जाती है और वहां पर देखती है कि इस दुकान की मालकिन इस टाइम पीछे की तरफ कुछ एक काम कर रही है। तो वो उसके काउंटर पर जाकर खड़ी हो जाती है और जो साइड में दरवाजा लगा हुआ था उसके ऊपर नॉक करने लगती है और ये बात कहती है कि मुझे कुछ एक सामान खरीदना है, क्या आप मुझे ये सामान दे पाएंगी। लेकिन उससे पहले मेला लगातार खटखटाती जा रही थी, जिसके चलते उस महिला को जो कि अब दूसरी तरफ घूमकर पीछे काम कर रही थी उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो महिला तुरंत मुड़ जाती है और मुड़कर सीधा का सीधा मेला से ये बात कहती है कि आखिरकार तुम्हें क्या दिक्कत है, जरा थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें सारे सामान देने के लिए तैयार हूँ। मेला थोड़ी घबरा जाती है कि मैं तो सिंपली सिर्फ और सिर्फ इस महिला से कुछ एक सामान देने के लिए बोल रही थी, लेकिन लगता है इसका मूड तो पहले से ही खराब है। जिसके चलते उसने उस बुढ़िया पर ज्यादा इतना गौर नहीं किया, यही बात सोची कि मुझे अपना सामान लेना चाहिए और उसके बाद यहाँ से चल पड़ना चाहिए। यही बात बोलकर वो उस महिला से अपना सारे की सारी बातें कहती है कि मुझे इतनी बियर की बोतल दे दो, इतने सोडे की बोतल दे दो, और ये सारा ही सामान वो पैक करवाने लगती है। और इस टाइम वो महिला अपने आप में ही बड़बड़ाने लगती है कि पता नहीं ये लोग कहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं, इस सारे के सारे माहौल को ही इन्होंने खराब कर दिया है। यही सारी बातें बोलते बोलते वो उसका सारा का सारा सामान पैक कर देती है और उसके बाद वो मेला को पकड़ा देती है। मेला उस सामान को लेती है और उसके बाद वो लोग पेमेंट करने लगते हैं। इस टाइम इस बुढ़िया का मूड काफी ज्यादा खराब था, लेकिन जब वो लोग अपनी पैकिंग करवा कर जस्ट वहां से जा ही रहे थे तो अचानक से उस महिला का मूड एकदम से चेंज हो जाता है और उसने उन चारों ही लोगों से ये बात पूछनी शुरू की कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम यहाँ पर कैंपिंग करने वाले हो। तो वो सारे ही लोग अब काफी ज्यादा
खुश हो जाते हैं कि ये महिला पहले तो हम लोगों से अच्छे से बातें नहीं कर रही थी, लेकिन शायद हो सकता है किसी चीज़ के कारण इसका मूड खराब हो, लेकिन अब ये हमसे अच्छे से बातें कर रही है। तो वो सारे ही लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं और अच्छे से बताने लगते हैं कि हाँ, आज हमारी दोस्त का बर्थडे है और आज हम लोग यहाँ पर नाइट आउट करने वाले हैं। ये बात सुनते ही उस महिला का मूड फिर से खराब हो जाता है और उसने ये बात कही कि तुम लोग जाकर नाइट आउट वगैरह जो कुछ भी तुम्हारा करना है कुछ भी करते रहो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन हो सके उतना ही तुम लोग मेरी दुकान से दूर रहना। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रात को तुम्हारे नाइट आउट के चक्कर में मेरा मूड खराब हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर हर रोज काम करना होता है। तो जितना हो सके तुम लोग मेरे टेंट से दूर ही रहना। तो वो लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपनी अपनी बाइक पर वो लोग बैठते हैं और उसके बाद झील की तरफ जाने लगते हैं। वहां पर जाकर सबसे पहले उन लोगों ने अपनी बाइक से उतरकर सारा का सारा सामान जचाया, अपना कैंप वहां पर जचा लिया और उसके बाद वो लोग वहां झील के किनारे जाकर नहाने लगते हैं। इसी बीच वो लोग बीच बीच में कभी बियर पी रहे थे, कभी सोडा पी रहे थे और अपने टाइम को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। कुछ ही देर बाद सनसेट होने लगता है और वो लोग तालाब से बाहर आकर अपने टेंट के पास ही कैंप फायर जलाने लगते हैं और वहां पर बैठकर काफी सारी बातें वो लोग आपस में करने लगते हैं। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि उसकी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है, उसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, और ये दोनों ही कपल लगभग अगले 1 से 1.5 घंटे तक यूं ही बातें करते हैं और उसके बाद सोने के लिए अपने कैंप में चले जाते हैं। लेकिन जब ये लोग अपने कैंप में आराम से सो चुके थे और आधी रात का टाइम हो चुका था, तो अचानक से मेला की नींद खुल जाती है। नींद उसकी खुल जाती है क्योंकि उसे ये फील हो रहा था कि यहाँ पर इनके कैंप के बाहर कोई ना कोई घूम रहा है। सबसे पहला उसका अंदाजा यही था कि हो सकता है यहाँ पर कोई ना कोई और व्यक्ति आया होगा। रात को और लोग भी वहां पर कैंपिंग करते हैं, लेकिन उसे एक बार बाहर जाकर जरूर देख लेना चाहिए। हो सकता है ये कोई चोर वगैरह हो और उनका सारा का सारा सामान ही लेकर वो उड़ जाए, जिसके चलते मेला बाहर आती है। और बाहर आकर जब वो चारों ही तरफ देखने लगती है तो उसने सिर्फ और सिर्फ अंधेरे को देखा। वहां पर अंधेरे के अलावा कुछ एक चीजें ही दिखाई दे रही थी और उन्हीं में से एक चीज उसे और दिखाई दी और वो थी लाल चमकती आंखें, जिन्हें की देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसके जो बाकी साथी थे उन्हें वो जगाने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई तब तक यहाँ पर काफी सारे और लड़के भी आ चुके थे। वो लोग सुबह सुबह ही यहाँ पर आ गए थे। उन लोगों का प्लान ये था कि सुबह जल्दी से वो वहां पर पहुंच जाएंगे, पूरा ही दिन अपना वहां पर बिताने वाले हैं और उसके बाद जैसे ही रात होगी तो वो लोग वापस अपने घर पर आ जाएंगे। यही सारी प्लानिंग करके वो लोग सुबह सुबह यहाँ पर आ पहुंचे थे और सुबह सवेरे ही वो लोग यहाँ पर फिशिंग कर रहे थे। जब वो यहाँ पर मछलियां पकड़ रहे थे कि उसी टाइम उन लोगों का ध्यान पीछे की तरफ जाता है, जब वहां से एक व्यक्ति काफी ज्यादा तेजी से भाग कर जाता है। उन दोनों ने मुड़कर पीछे की तरफ देखा और जैसे ही उन लोगों ने देखा तो उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति काफी ज्यादा तेजी से दूसरी तरफ भाग कर जा रहा है। तो उन लोगों ने ज्यादा इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है सुबह का टाइम है, उसे किसी बात की जल्दबाजी होगी तो चला गया होगा। हम लोगों को अपनी मछलियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और वो लोग वहां पर खड़े होकर अपनी मछलियां ही पकड़ने लगते हैं। दिन गुजरता रहता है, लोग आते रहते हैं। 3 से 4 लोग और भी वहां पर कैंपिंग करने के लिए आए, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा मौजूद नहीं था जो कि इन लोगों के कैंप के पास गया हो, जो कि 4 दोस्त एक दिन पहले यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आए थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो एक पिता और उसका बेटा यहाँ पर घूम रहे थे। उन लोगों ने दूसरी तरफ अपना कैंप लगा रखा था। वो लोग यहाँ पर घूमकर ये सारी ही चीजें देख रहे थे कि यहाँ पर खड़े होकर हम लोग फिशिंग कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक दूसरा अपना टेंट अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, यहाँ पर कुछ एक खाने की चीजें मौजूद हैं और दूर अगर देखा जाए तो एक ऐसी दुकान भी मौजूद है जहाँ से कि हम लोग अपना जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। यही सारी चीजें देखते देखते जब वो लोग उस एरिया में घूम रहे थे तो वो लोग वहां पर भी आ पहुंचते हैं जहां पर कि एक दिन पहले उन 4 दोस्तों ने अपना टेंट लगाया था। और वहां पर आने के बाद सबसे पहले तो वो आदमी पहुंचता है, उसका बेटा करीबन उससे 10 से 15 फीट पीछे पीछे उसके आ रहा था कि वहां पर उस टेंट के पास पहुंचते ही उस आदमी ने अपने बेटे को ये बात कही कि तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें आगे नहीं आना चाहिए। और जो नीचे का माहौल था उन सारी ही चीजों को देखकर वो व्यक्ति तुरंत वापस मुड़ता है और वापस अपने कैंप की तरफ जाने लगता है। अपने बेटे को अपने साथ वो लेकर जाता है और वहां पर जाकर पुलिस वालों के पास तुरंत फोन करके ये बात कहता है कि जनाब आप लोगों को यहाँ पर आ जाना चाहिए, यहाँ पर मुझे कुछ एक ऐसी चीजें मिली हैं जो कि नॉर्मल बिल्कुल भी
नहीं है। तो पुलिस वाले तुरंत वहां पर जितना भी जल्दी हो सकता था वहां पर जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर जो पुलिस वालों ने देखा वो ये था कि जो ये चार दोस्त यहाँ पर एक दिन पहले कैंपिंग करने के लिए आए थे, इन चारों को ही बड़ी बेरहमी से यहाँ पर मार दिया गया है। पुलिस वाले इसी चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि इन सारे ही लोगों को किस तरह से मारा गया है, किस चीज से इनके ऊपर हमला किया गया है। और इसी तरह जब वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो पुलिस वालों ने पाया कि यहाँ पर मेला के ऊपर 15 से 20 बार एक तेज धारदार चाकू से वार किया गया है। दूसरी तरफ अगर उसके बॉयफ्रेंड नेल को देखा जाए तो उसके सिर पर एक हैवी चीज से हमला किया गया है, जिसके कारण उसका सिर फूट चुका था और उसके सिर की काफी सारी हड्डियां भी टूट चुकी थी। वो भी इस टाइम अपनी जान गंवा चुका था। इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की हलचल नहीं कर रहा था। और जब वो लोग उसके दोस्त को जाकर चेक करते हैं तो उन्होंने पाया कि इसके तो शरीर के सारे अगर हिस्सों को देखा जाए तो इसकी हड्डियों को काफी ज्यादा बेरहमी से तोड़ा गया है और इन सारे ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यही सारी चीजें देखकर पुलिस वाले अपनी और इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। सारे के सारे वहां पर आसपास में जितने भी सबूत मौजूद थे उन्हें इकट्ठा करने लगते हैं ताकि वो लोग पता कर पाएं कि आखिरकार इस कत्ल के पीछे कौन है। और इसी तरह जब वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो पुलिस वालों ने देखा कि इनमें से एक बंदा जिसका कि नाम नेल था और वो मेला का बॉयफ्रेंड था, वो अभी भी सांसें ले रहा है। उसके शरीर में कोई भी खास हरकत नहीं हो रही है, लेकिन अगर उसे देखा जाए तो उसकी अभी भी थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही है। ये चीज देखकर उस डिटेक्टिव को भी समझ नहीं आया कि अभी अभी तो मुझे ये बात लग रही थी कि ये बंदा अपनी जान गंवा चुका है, लेकिन ये तो सांस ले रहा है। तो उसने तुरंत पैरामेडिक्स टीम को वहां पर बुलाया और उस लड़के को जितना जल्दी हो सका उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। वहां पर उसकी हालत को जब डॉक्टर्स ने देखा तो उन्होंने यही बात कही कि इसकी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है और ये बात जरूरी नहीं कि ये बच पाए। लेकिन जब उसका अच्छे से इलाज चलता है तो डॉक्टर्स उसकी जान को बचा लेते हैं। लेकिन अभी भी उसके सिर की काफी सारी हड्डियां टूटी हुई थी, उसका जबड़ा टूटा हुआ था और उसके शरीर पर काफी सारे घाव मौजूद थे। और डॉक्टर्स ने ये बात कही कि अभी भी इस व्यक्ति को अच्छे से ठीक होने में 1-1.5 महीने बाद तो ये बोलना शुरू करेगा। इतना टाइम इसे लग जाएगा इसकी रिकवरी में। लेकिन दूसरी तरफ तब तक पुलिस वाले इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। पुलिस वालों को ये अंदाजा था कि इन 4 लोगों में से एक इस टाइम जिंदा बचा हुआ है तो जरूर वो कोई ना कोई ऐसी बात हमें जरूर बता देगा जिसके चलते कि हम लोग इस पूरे ही केस को काफी आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन तब तक हम लोगों को यहाँ पर जितने भी सबूत मौजूद हैं उन्हें इकट्ठा कर लेना चाहिए, जिसके तौर पर वो लोग वहाँ आसपास के सारे ही एरिया को छान मारते हैं। और इसी तहकीकात के बीच पुलिस वालों को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि ये जो जगह थी वो जंगल का एरिया था, जिसके चलते उन लोगों ने मिलिट्री की मदद ली। मिलिट्री वाले यहाँ पर आते हैं और काफी सारे फौजी आकर इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। और जब वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो इस जगह से करीबन 500 मीटर दूर नेल के जूते मिल जाते हैं। साइड में ही उसकी लेदर की जैकेट भी पड़ी हुई थी। पुलिस वालों ने उन दोनों ही चीजों को अपनी हिरासत में ले लिया और उनके ऊपर वो लोग तहकीकात करने लगते हैं। लेकिन जब इस चीज के ऊपर तहकीकात चल रही थी तो ये सारी ही चीजें अखबारों में भी उस टाइम आई हुई थी कि इस तरीके से कुछ एक लोगों को वहां पर मृत पाया गया था। और ये सारी ही चीजें अखबार में पढ़कर 2 लोग पुलिस वालों के पास आ पहुंचते हैं और ये 2 वो लोग थे जिन्होंने कि उस व्यक्ति को वहां से भागते हुए देखा था। वो लोग वहां पर उस टाइम फिशिंग कर रहे थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये बंदा इसलिए यहाँ से इतना तेजी से भाग कर गया है, तो वो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ये हादसा वहां पर घटता है, अखबार में इन सारी ही चीजों के बारे में आता है, तो वो लोग पुलिस वालों के पास जा पहुंचते हैं और उस व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया कि जनाब उस दिन ये ऐसा ऐसा कुछ वहां पर घटा था। जिसके बाद पुलिस वाले उन व्यक्तियों से ये बात पूछते हैं कि क्या तुम उसकी ड्राइंग बनवा पाओगे ताकि हम लोगों को पता चल पाए कि किस तरह का वो दिखता है और उस व्यक्ति को हम लोग ढूंढ कर उससे थोड़ी पूछताछ कर पाए। तो उन लोगों ने उसका स्केच तैयार करवाया और उस स्केच को पूरे ही शहर में बांट दिया जाता है। अखबारों में उस टाइम उसे निकाल दिया गया था और शहर के लोगों से ये बात कही गई कि अगर आप लोग इस व्यक्ति को जानते हो तो हम लोगों से
संपर्क जरूर करें। लेकिन जो पुलिस वालों से संपर्क करने वाले व्यक्ति थे वो कोई एक दो नहीं थे, जबकि लगातार पुलिस वालों के पास कॉल आते ही जा रहे थे। उन लोगों ने ये बात कही कि हाँ जनाब, बिल्कुल ऐसा ही एक बंदा हमारे पड़ोस में रहता है, एक ऐसा ही बंदा कल हमारे यहाँ से गुजरा है। और इसी तरह के काफी सारे फोन कॉल पुलिस वालों के पास आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह का वो स्केच तैयार किया गया था वो काफी सारे लोगों से मैच कर रहा था। और इसी टाइम पुलिस वालों के पास एक कॉल हॉस्पिटल से भी आता है। ये मामला उससे अगले ही दिन का है, जब पुलिस वालों के पास हॉस्पिटल से कॉल आया और ये बात कही कि जनाब, आप लोगों ने जो ये न्यूज़पेपर में फोटो डाल रखी है एक स्केच बनाकर, बिल्कुल इसी तरह का एक पेशेंट हमारे यहाँ पर भी आया है। अगर उसके हालातों को अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा बुरे हालातों में वो था, नशे में था। इस टाइम आकर उसने ये बात कही थी कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। उसके हाथों को देखा जाए, उसके कपड़ों को देखा जाए तो वो पूरे तरीके से मिट्टी में सना हुआ था। तो ये सारी ही चीजें सुनकर पुलिस वाले सीधा ही हॉस्पिटल जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसका कि नाम हास आसमैन था। वो लोग उससे काफी सारी तहकीकात करते हैं, लेकिन उसने ये बात कही कि जनाब, मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या कुछ हुआ था। मेरे जस्ट रात को पेट में दर्द हो रहा था। मैंने रात को काफी ज्यादा शराब पी ली थी, जिसके कारण मैं काफी जगह लुढ़कते लुढ़कते यहाँ आखिर में हॉस्पिटल में आ पहुंचता हूँ। लेकिन पुलिस वालों को अब पूरा का पूरा यकीन हो चुका था कि जिस तरह का हुलिया इस व्यक्ति ने अपना बना रखा है तो इस कांड के पीछे यही होगा। लेकिन जब इस केस के ऊपर और ज्यादा तहकीकात करते हैं, उस व्यक्ति ने बताना शुरू किया कि जनाब, मैं यहाँ पर इस केस के पीछे नहीं हूँ। उसने अपने सारे के सारे सबूत दिए, ये चीज़ बताई कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, उसकी गर्लफ्रेंड के परिवार वाले भी उस टाइम घर पर ही थे और इन लोगों ने साथ में ही वो रात बिताई थी। तो पुलिस वालों की सस्पेक्ट लिस्ट से ये आदमी बाहर हो जाता है और उसके बाद पुलिस वालों के हाथ दोबारा से खाली रह जाते हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं कि इस कत्ल के पीछे आखिरकार कौन होगा। लेकिन दूसरी तरफ नेल को होश आ चुका था। पुलिस वाले तुरंत नेल के पास जाते हैं और उससे ही पूछताछ करने लगते हैं कि हाँ भाई, आखिरी जो बंदा है जो कि वहां से जिंदा बचकर आया है वो तू है, तो तू ही बता दे कि आखिरकार रात को तुम्हारे साथ वहां पर क्या घटा था। और नेल ने बताना शुरू किया कि जनाब, मैं बड़े ही आराम से सो रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड की रात को पता नहीं किस कारण उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद वो अपने टेंट से बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद उसने कुछ एक ऐसी चीजें देख ली जिसके कारण वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद मेरी आंख खुली, मैं बाहर जाता हूँ और बाहर जाकर मैंने यही चीज देखी कि सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। वो देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रहा था, क्योंकि रात को घोर अंधेरे में उसकी लाल आंखें चमक रही थी और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो कोई इंसान होगा। जिसके बाद उस व्यक्ति ने हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया और इसके आगे और पीछे क्या कुछ हुआ था वो सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। वहां पर क्या कुछ हुआ था मैं सारी की सारी चीजें भूल चुका हूं। मुझे ये थोड़ी बहुत चीजें याद हैं और थोड़ी बहुत चीजें ही मुझे ये याद हैं कि किस तरह से हम लोग वहां पर गए थे। एक बुढ़िया से हम लोग मिले थे, उसके साथ हमारी थोड़ी शायद बहस भी हुई थी और जो कुछ भी वो पुलिस वालों को बता सकता था इन सारी ही चीजों के बारे में बता देता है। लेकिन जो कुछ भी नैल ने बताया था उनसे पुलिस वालों को कोई भी ऐसी खास चीज पता नहीं चल पाई जिसको कि लेकर वो लोग इस केस को आगे बढ़ा पाए और धीरे धीरे कर ये केस ठंडा पड़ जाता है। लेकिन इस घटना के करीबन 44 साल बाद पुलिस वाले एक दिन नैल के घर पर पहुंचते हैं। इस टाइम उसकी शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, वो एक ड्राइवर की जॉब किया करता था और पुलिस वाले सीधा का सीधा नेल के पास पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। नेल को कोई अंदाजा नहीं कि आखिरकार पुलिस वाले यहाँ पर क्यों आए हैं और वो लोग इसे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। तो उसने पुलिस वालों से पूछताछ करनी शुरू की और पुलिस वालों ने बताना शुरू किया कि 44 साल पहले जो तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ था उसके जो हम लोगों ने अब दोबारा से वो फाइल खोली और उस केस के ऊपर दोबारा से जब रिसर्च की गई तो ये बात सामने आई कि उस कत्ल के पीछे कोई और नहीं जबकि तुम ही हो। नेल इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है कि जनाब, मैं भी तो उस हादसे का शिकार हुआ था। आखिरकार मैं उन लोगों को मारकर खुद के ऊपर हमला क्यों करने लगा। तो पुलिस वालों ने कुछ एक ऐसे फैक्ट उसे बताने शुरू किए जिसके कारण कि वो लोग उसके ऊपर शक कर रहे थे। उन लोगों ने बताया कि जिस महिला से आप लोग इतना सारा सामान खरीद कर लाए थे उसने एक टाइम में ये बात बताई थी कि आखिरी रात तुम लोगों के बीच लड़ाई होते हुए सुनी थी। तुम लोगों के बीच काफी सारी लड़ाई हुई थी। उसके बाद वो महिला वापस जाकर सो जाती है। उसने पहले ही तुम लोगों को ये बात कही थी कि जितना भी हो सके उसके घर से तुम्हारा टेंट तुम दूर ही लगाना, क्योंकि रात को अक्सर जो भी टीनेज बॉय यहाँ पर आते हैं वो अक्सर यहाँ पर लड़ाई करते ही रहते हैं, जिसके चलते आखिर में वो जाकर सो जाती है। लेकिन अगले दिन अगर देखा जाए तो ये कांड हो चुका था और पता हमें ये भी चला था कि जो तुम्हारा दोस्त था वो
तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था, वो तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। शायद तुम इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा भी हो चुके थे और रात को तुमने ऐसा कुछ किया होगा। और दूसरा जो हमारा मेन कारण तुम्हारे ऊपर शक करने का है वो ये है कि जो तुम्हारे जूते थे उनके ऊपर काफी सारा खून लगा हुआ था। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि जो 500 मीटर दूर तुम्हारे कैंप से वो जूते पड़े हुए थे उनके सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ खून लगा हुआ था, उनके अंदर खून मौजूद नहीं था। तो हम लोगों का आइडिया ये है कि तुम अपने जूते पहनकर सबसे पहले सारे के सारे दोस्तों को निपटाते हो, उसके बाद कैंप से दूर जाते हो। 500 मीटर दूर जाकर तुमने अपनी जैकेट भी वहीं पर डाल दी, अपने जूते भी वहीं पर डाल दिए और उसके बाद तुम वापस आ जाते हो। और वापस आने के बाद और उसके बाद तुम वापस अपने कैंप में आते हो। ये बात हमें भी नहीं पता कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, लेकिन सारा का सारा आइडिया हमारा यही है। पुलिस वाले इसी चीज को लेकर अगले काफी दिनों तक इन्वेस्टिगेशन करते हैं और लगातार नेल भी इस बात से साफ इनकार करता जाता है कि जनाब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उस रात का मुझे कुछ भी याद नहीं है। और इसी तरह केस चलते चलते एक समय ऐसा भी आया जब नेल अपने आप को बेगुनाह साबित कर देता है। उसके बाद फिर से पुलिस वालों के हाथ दोबारा से खाली रह जाते हैं। और अब जो पुलिस वालों का अंदाजा था और बाकी जो लोगों का अंदाजा था जो कि पिछले इतने सालों से लगातार इस केस को सुनते आ रहे थे, उन लोगों का यही कहना था कि जरूर उस जंगल में कोई ना कोई ऐसी चीज रहती है जो कि वहां पर कैंपिंग करने वाले लोगों के ऊपर हमला कर देती होगी, क्योंकि ये कोई पहला हादसा नहीं है। जबकि इसके अलावा पहले को भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर लोगों के ऊपर हमले होते रहे हैं, काफी सारे लोगों को चोट लगी थी और काफी सारे लोग यहाँ से बच निकलते हैं। तो जरूर यहाँ पर कोई ना कोई मॉन्स्टर रहता होगा जो कि इस तरह से आकर लोगों के ऊपर हमला करता है। दूसरी थ्योरी ये है और ये थ्योरी है इस फोटो के आधार पर, जिसमें कि एक बंदा बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है और ये बंदा कहीं और नहीं जबकि उन 3 लोगों के अंतिम संस्कार में आया हुआ है, जहां पर कि उन 3 लोगों ने तो अपनी जान गंवा दी थी। नेल को अगर देखा जाए तो उसे तो हॉस्पिटल भेज दिया गया था और जब उन तीनों का ही अंतिम संस्कार हो रहा था तो वहां पर ये फोटो खींची गई थी। इस फोटो में एक बंदा बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। ये बंदा बिल्कुल उसी व्यक्ति जैसा है जिसका कि पुलिस वालों के द्वारा स्केच बनवाया गया था उन 2 लड़कों की मदद से। और इन दोनों का ही जो फेस है वो तीसरे व्यक्ति से मिलता है और वो बंदा है जो कि रात के टाइम वहां पर हॉस्पिटल में गया था और ये बात कही थी कि मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, उनके परिवार वालों के साथ था, मैंने काफी ज्यादा शराब पी ली थी, मैं वापस अपने घर की तरफ जा रहा था और वहां पर जाते जाते रास्ते में उसका कुछ ऐसा हाल हो गया था। और ये सारी ही थ्योरी अभी भी उलझी हुई थी। लेकिन जो सबसे खास बात इस केस के बारे में है वो ये है कि जो वो महिला अपने यहाँ पर काफी सारा सामान रखे हुई थी, काफी सारे लोगों को वो सामान बेचा करती थी, उसके परिवार के एक सदस्य को अगर देखा जाए तो वो काफी सारी शराब पिया करता था, पूरा का पूरा दिन नशे में भंड वो रहा करता था। और उसके अगर इतिहास को देखा जाए तो ये बात कही जाती है कि रात के टाइम ये अक्सर जाकर यहाँ पर जो कैंपिंग लोग करते हैं इनके ऊपर हमला करता रहा करता था। कभी तो जाकर उनका टेंट फाड़ देता, कभी कभार जाकर उनके ऊपर पत्थर बरसाने लगता और एक टाइम तो ऐसा भी आया था जब वो अपने साथ एक गन लेकर गया था और वहां पर जाकर उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। वो तो शुक्र है कि उस टाइम वो गोली किसी को नहीं लगी। और यही बंदा एक बार अपने दोस्त के साथ जो कि उनका पड़ोसी था वो उनके साथ बैठा हुआ था। इसी तरह से दोनों के दोनों व्यक्ति शराब पी रहे थे और शराब पीते पीते उस व्यक्ति ने ये बात अपने पड़ोसी को बताई कि यार मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने भी कहा कि हाँ मैं तुम्हारी बात सुनने में इंटरेस्ट रखता हूँ और बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है। और उस टाइम उस व्यक्ति ने ये बात बताई थी कि क्या तुम्हें याद है कि कुछ एक साल पहले यहाँ पर 4 लड़के आए थे और उन चारों को ही बड़े ही बेरहमी से मार दिया गया था और आज भी अगर देखा जाए तो वो केस अनसॉल्व है। उस व्यक्ति को ये सारी ही चीजें काफी अच्छे से पता थी तो उसने हाँ भरनी शुरू कर दी। और उसके बाद उस व्यक्ति ने ये बात बतानी शुरू की कि उन्हें मारने वाला कोई और नहीं जबकि मैं ही था। रात को मैं उनके टेंट में गया था, मैंने उन्हें काफी ज्यादा बेरहमी से मार डाला और उसके बाद मैं वापस अपने घर पर चला गया था। ये सारी ही बातें सुनकर उसका पड़ोसी इस टाइम नशे में तो था ही और उसने ये बात कही कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया है, वो काफी ज्यादा मासूम बच्चे थे, उन्हें किसी चीज के बारे में नहीं पता था, तो ये तुमने काफी ज्यादा गलत किया था और इनका नतीजा
सिर्फ एक यही है कि तुम जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। लेकिन जो सबसे अजीब बात इस केस की थी वो ये थी कि वो बंदा अगले दिन सच में ही वहां जो पास की वो झील थी उसमें डूबा हुआ मिला था। ये बात अभी तक कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है कि वो बंदा वहां पर जाकर फिसल कर गिर गया था, क्योंकि उस टाइम वो नशे में तो था ही और नशे के कारण डूबकर उसने अपनी जान गंवाई थी या फिर रिग्रेट के कारण उसने अपनी जान गंवाई थी। और ये सारी ही कहानी इस टाइम उस केस के बारे में काफी ज्यादा फैली हुई है। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? सारी की सारी कहानी आपने सुन ली है, जितनी भी पुलिस के द्वारा आइडिया लगाए गए थे वो आप लोगों को पता चल चुके हैं। तो आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिरकार उनका कातिल कौन होगा। और इसके साथ साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे ट्विस्टेड केस आगे भी आने बाकी हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट जेम्स गेमिंग शॉर्ट्स को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।